हेलो स्टूडेंट्स, तो एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी। एक ज्योग्राफी की कड़ी पे बढ़ते हुए आज हमारा ज्वालामुखी लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज हम देखेंगे ज्वालामुखी के बारे में। आइए चलते हैं, देखते हैं। ज्वालामुखी यानी वॉल्केनिक, धरातल में निर्मित ऐसे प्राकृतिक छिद्र या दरार हैं जिनसे होकर भूगर्भ की तप्त गैसें, लावा, मैग्मा और जलवाष्प, पिघली हुई चट्टानें आदि निकलती हैं। ज्वालामुखी क्या है? धरातल पर में निर्मित ऐसी प्राकृतिक छिद्र या दरार, जैसे कोई चट्टान है वो टूट गई और उस पर दरार पड़ गई और दरार के द्वारा नीचे से लावा निकलकर बाहर आया। बाहर क्या क्या आता है जब लावा फटता है और निकलता है? तो बाहर आता है गैसें, लावा और मैग्मा, उसके साथ जलवाष्प भी आती है और पिघली हुई चट्टानें। ये सभी ज्वालामुखी प्रक्रिया में बाहर निकलती हैं। उसी को कहते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो सब निकलता है उसमें ठोस, द्रव और गैस। इन तीन प्रकार के माध्यमों से बाहर निकलते हैं पदार्थ। ठोस रूप में चट्टानों के टुकड़े निकलते हैं, द्रव रूप में यानी लिक्विड, इसमें मैग्मा या लावा निकलता है, और गैसीय रूप में जलवाष्प बाहर निकलती है। तो ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं और किस रूप में निकलते हैं? ठोस रूप में यानी सॉलिड रूप में। ठोस रूप में निकलेंगे चट्टानों के टुकड़े के रूप में, लिक्विड रूप में, द्रव रूप में निकलेगा मैग्मा और लावा के रूप में, और गैसीय रूप में निकलेगा जलवाष्प के रूप में। इसी प्रकार से लावा के प्रकार देख लेते हैं। कौन कौन से लावा के प्रकार हैं? लावा प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। अम्लीय लावा सिलिकॉन की मात्रा इसमें अधिक होती है। जो अम्लीय लावा है इसमें सिलिका की मात्रा अत्यधिक होती है, यानी 60%, और इसका तापमान 700 डिग्री से 1000 डिग्री से कम होता है। कैसा होता है? तो जो हमारा अम्लीय लावा है उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और इसका तापमान 700 डिग्री से 1000 डिग्री से के बीच में कम होता है। अम्लीय लावा की श्यानता अधिक होती है। श्यानता मतलब गाढ़ापन। जो अम्लीय लावा होता है उसका गाढ़ापन ज़्यादा होता है। इसकी वेलोसिटी, आवाज़ के साथ यह उद्गार होता है। मतलब जब अम्लीय लावा बाहर आता है तो इतना विस्फोटक होता है कि वह भयंकर तरीके से आवाज़ उसमें निकलती है। जैसे उदाहरण के लिए क्राकाटाओ, यह एक ज्वालामुखी का प्रकार है। क्राकाटाओ ज्वालामुखी जो 1883 में उत्पन्न हुआ था। दूसरा है क्षारीय लावा। क्षारीय लावा सिलिका की मात्रा इसमें कम होती है। क्षारीय लावा में, जैसे हमने अम्लीय लावा में बताया था कि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, मतलब अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा 60% होती है
लेकिन क्षारीय लावा में सिलिकॉन की मात्रा 40 से 50% ही होती है तथा तापमान इसमें अधिक होता है। जैसे 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान इसमें पाया जाता है। क्या कर रहा है? तो हमने क्या बताया, क्षारीय लावा में तापमान अधिक होता है, जैसे 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका तापमान पाया जाता है। जबकि जो अम्लीय लावा था उसमें 700 से 1000 के बीच कम होता है। अम्लीय लावा गाढ़ा होता है लेकिन क्षारीय लावा पतला होता है। इसकी श्यानता कम होती है, यानी इसमें गाढ़ापन कम होता है। इसका उद्गार शांतिपूर्ण तरीके से होता है। जैसे कि हमने बताया था कि जो अम्लीय लावा है उसका उद्गार भयानक होता है, एक तेज़ आवाज़ के साथ होता है। उसी प्रकार से इसमें क्षारीय लावा में इसका उद्गार एकदम शांतिपूर्ण तरीके से होता है। 90% लावा क्षारीय होता है। इसमें जो ये लावा होता है इसका 90% लावा क्षारीय मात्रा में प्राप्त होता है। ज्वालामुखी से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि पा हो लावा। यह एक लावा है जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 50% कम होती है। जो पा हो लावा है इसमें सिलिकॉन की मात्रा 50% से कम होती है। इसके निक्षेप से चिकनी ज्वालामुखी सतह का निर्माण होता है। जो ये लावा है इसका जब निक्षेप होता है, जब इसका उद्गार होता है तो इसमें चिकनी ज्वालामुखी सतह का निर्माण होता है। खुरदरे ज्वालामुखी का निर्माण नहीं होता। इसमें कैसा होता है, चिकनी ज्वालामुखी सतह का निर्माण होता है। उसी प्रकार से दूसरा है आ लावा। इसमें सिलिकॉन की मात्रा 50% से ज़्यादा होती है। जैसे पहला वाला था पा हो लावा, इसमें सिलिकॉन की मात्रा 50% से कम थी, लेकिन आ लावा में सिलिकॉन की मात्रा 50% से ज़्यादा होती है और खुरदरी सतह का निर्माण करती है। ये पा हो लावा में चिकनी ज्वाला सतह का निर्माण कर रही थी और इसमें खुरदरे सतह का निर्माण करती है, क्योंकि यह बहुत अधिक गाढ़ा होता है। जैसे जमे हुए निक्षेपित ठोस लावा को टफ कहते हैं। क्या कहते हैं, जो टफ किसे कहेंगे, जमे हुए निक्षेप या ठोस लावा को टफ कहा जाता है। जैसे ब्रासिया किसे कहते हैं, ऐसा स्थल रूप जहाँ पर लावा के बीच में अगर पाइरोक्लासिटी मरेलियल की अधिकता से उसे कहते हैं ब्रासिया। इसी प्रकार से कुछ ज्वालामुखी के प्रकार हैं जो उद्गारों के ढंग के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे कि जो ज्वालामुखी की जो उद्गारों के ढंग के आधार पर कौन कौन से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। तो देखते हैं, उद्गारों के ढंग के आधार पर ज्वालामुखी में सबसे पहले केंद्रीय ज्वालामुखी किसे कहेंगे, जब दो प्लेटें, यहाँ पर हमने छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, जब ये दो प्लेटें आपस में कैसे टकराती हैं तो ज्वालामुखी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जो इसमें ज्वालामुखी प्रक्रिया प्रारंभ होगी वह कौन सी ज्वालामुखी होगी, केंद्रीय ज्वालामुखी प्रक्रिया। कौन सी, केंद्रीय ज्वालामुखी प्रक्रिया। और यह कौन सी प्लेटें होती हैं, अभिसारी प्लेटों के किनारे जब आपस में टकराते हैं तो ज्वालामुखी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और केंद्रीय ज्वालामुखी का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी उद्गार एक प्राकृतिक छिद्र से होकर बाहर निकलता है और विस्फोट होता है तो
उसमें कौन से ज्वालामुखी का निर्माण होता है? केंद्रीय ज्वालामुखी का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें अभिसारी प्लेटों के किनारे पर कैसी होती हैं? टकराती हैं और विस्फोट का निर्माण होता है। यहाँ पर किस प्रकार की आकृति बनती है? यहाँ पर शंक्वाकार या गुंबदाकार ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। तो केंद्रीय अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय ज्वालामुखी प्रक्रिया में किस प्रकार के ज्वालामुखी प्रक्रिया में या केंद्रीय ज्वालामुखी प्रक्रिया में किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? तो केंद्रीय ज्वालामुखी प्रक्रिया में शंक्वाकार या गुंबदाकार ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरा है दरारी ज्वालामुखी। दरारी ज्वालामुखी में ये दो अपसरित प्लेटें होती हैं। केंद्रीय ज्वालामुखी में अभिसरित प्लेटें थी और दरारी ज्वालामुखी में अपसरित प्लेटों का निर्माण होता है। जब ये दो अपसरित प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं, आपस में नहीं टकराती। दरारी ज्वालामुखी में दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही थी, लेकिन उसके विपरीत होता है ये दरारी ज्वालामुखी, जिसमें ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब दूर जाती हैं तो बीच में जगह होगी, दरार होगी, और जब ये दरार होगी तो ज्वालामुखी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे जब लावा का उद्गार एक दरार से होता है, अब यहाँ पर जब प्लेटें खिसकेंगी तो ये एक दरार का निर्माण होगा और यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। लेकिन यह ज्वालामुखी प्रक्रिया शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। ये अपसरित प्लेट किनारों पर होती है। कौन सी प्लेटों पर? यह अपसरित प्लेट किनारों पर यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। लावा पठार और ज्वालामुखी पठार और कटक का निर्माण इस अपसरित ये दरारी ज्वालामुखी प्रक्रिया से लावा पठार बनते हैं, ज्वालामुखी पठार बनते हैं और कटकों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, हम विश्व के प्रमुख लावा पठारों के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं कौन कौन से विश्व के प्रमुख लावा पठार हैं। जैसे किम्बरले का पठार, किम्बरले प्लेट्यू, इसे किम्बरले का पठार कहेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया में है। डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में है। डेक्कन्स वर्ग ये साउथ अफ्रीका में है। ईस्ट अफ्रीकन ये अफ्रीकन में ही है। अंतरिम प्लेट्यू ये आयरलैंड में है। लाकी आइसलैंड में है। पेंटागोनिया ये अर्जेंटीना में है। तो ये सब विश्व के प्रमुख लावा पठार थे। आप लोग भी अपने नोट्स पर ये सब लिख लीजिएगा ताकि परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी हो जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था ज्वालामुखी प्रक्रिया के बारे में। जाना और पढ़ा और समझा। आप लोगों को समझ में आया हो तो आप कमेंट करके। तो लाइट चली गई थी स्टूडेंट्स, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आप सभी को अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके फिर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।